नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी वो है मानव में जो लैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि मानव में जो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसको हम आज जानेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जो मानव में जो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। जो मानव होता है, मानव में दो जनन तंत्र होते हैं। मानव में दो जनन तंत्र होते हैं, एक तो नर जो जनन तंत्र होता है, एक मादा जनन तंत्र होता है। एक तो नर जनन तंत्र होता है, एक मादा जनन तंत्र होता है। जो नर जनन तंत्र होता है ये मेल में पाया जाता है, और जो मादा जनन तंत्र होता है ये फीमेल में पाया जाता है। जो नर जनन तंत्र है उसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यानी कि ये जो आपके मूत्र नलिका आ रही है, ये आ रही है आपके जो किडनी है जिससे यूरिन को अलग किया गया था, यानी कि ब्लड को जब शुद्ध किया गया था, यूरिन से ब्लड को जब शुद्ध किया गया तो यूरिन प्राप्त हुआ। तो जो यूरिन है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, वो यूरिन के माध्यम से कहाँ इकट्ठे हो गए, इस मूत्राशय में। तो ये वो नलिका है जिससे जो अवशिष्ट पदार्थ आके कहाँ इकट्ठे हो गए, मूत्राशय में हो गए। ये है मूत्राशय। और ये है आपके शुक्राशय। ये क्या है, शुक्राशय। ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। जो शुक्राशय है ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या है आपकी, प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद में ये सीसन है, ये मूत्र मार्ग है। यहाँ पे आपके हैं वृषण, और ये है वृषण कोश, यानी कि जो वृषण कोश के अंदर क्या है, वृषण है। वृषण कहाँ स्थित है, वृषण कोश के अंदर। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर वृषण कोश है, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हमारी बॉडी से कुछ कम होता है। जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा कम होता है, जिससे जो शुक्राणु होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। यानी कि शुक्राणुओं को अगर अधिक टेम्परेचर मिलेगा तो शुक्राणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। शुक्राणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए शुक्राणुओं का जब यहाँ पे निर्माण होता है तो शुक्रवाहिनी के माध्यम से ये वृषण में आके क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, वृषण में आ जाते हैं। जब ये वृषण से वापस जाते हैं तो इसी शुक्रवाहिनी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। ये था आपके नर जनन तंत्र। ये है आपके मादा जनन तंत्र। ये किस में होता है, फीमेल्स में। इसमें क्या होता है, दो अंडवाहिनियां होती है। दो क्या होती है, अंडवाहिनियां होती है, जिनको क्या कहते हैं, जो आपके ये तो है अंडवाहिनियां, और आपके दो अंडाशय होते हैं। यानी कि अंडवाहिनियां तो ये तो फ्लोपियन ट्यूब है एक ही, और अंडाशय कितने होते हैं, दो होते हैं। एक इधर होता है, एक इधर होता है। इसमें क्या होता है, एक महीने इधर अंडे का निर्माण होता है, फिर दूसरे महीने इधर अंडे का निर्माण होता है। यानी कि ये एक बनाएगा तो उसके बाद दूसरा बनाएगा, यानी कि एक के बाद एक अंडे का निर्माण करते हैं। यानी कि जो अंडा होता है वो परिपक्व कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा है, ये है आपके गर्भाशय। अब इसमें किस प्रकार से होता है, हम इन जनन तंत्र के बारे में हम समझेंगे। तो पहला है नर जनन तंत्र। पहला क्या है, नर जनन तंत्र। पहला है नर जनन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। जो नर जनन तंत्र होता है, जनन कोशिकाएं उत्पन्न करता है। क्या करता है, जनन कोशिका उत्पन्न करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, नर जनन तंत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नर जनन तंत्र कहलाएंगे।
नरजनन तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि जनन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले अंग। यानी कि पहला तो क्या, ये क्या करते हैं, जो जनन कोशिकाएं होती है उनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी कि उत्पन्न करते हैं। जनन कोशिकाओं का निर्माण करने वाले एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले जो संयुक्त अंग है, यानी कि संयुक्त रूप से जो है उसे ही क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। जो नर जनन तंत्र की जो कोशिकाएं हैं, अगला लिख सकते हैं हम, नर जनन तंत्र, नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में होता है, वृषण में होता है। और क्या होता है, यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। यह जो वृषण होते हैं यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। यानी कि जो नर जनन कोशिकाएं हैं अथवा जो कह सकते हैं हम शुक्राणु, जिन्हें क्या कहते हैं, शुक्राणु। तो जो शुक्राणु का जो निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। और ये वृषण कहाँ होते हैं, उदर गुहा के बाहर होते हैं और वृषण कोश में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, उदर गुहा के बाहर होते हैं और वृषण में स्थित होते हैं। कौन, जो आपके शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है कहाँ होता है, वृषण में होता है। और जो वृषण होते हैं ये कहाँ होते हैं, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है, जो इनका कारण है, इसका कारण यह है कि जो शुक्राणु है, जो शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। यानी कि जो शरीर का जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर किसका होता है, वृषण के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और वृषण कोश में अंदर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। और वहाँ पे किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिससे वो सेफ बचे रहते हैं। उनको अगर अधिक टेम्परेचर मिलेगा तो शुक्राणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के उत्पादन, अगला लिख सकते हैं हम, टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ये कौन से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के उत्पादन एवं श्रवण में जो वृषण होते हैं, जो वृषण की भूमिका रहती है। क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो उत्पादन होते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं उनमें किसकी भूमिका होती है, वृषण की भूमिका होती है। किसमें, जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनमें जो किसकी भूमिका रहती है, ये जो वृषण होते हैं इनकी भूमिका रहती है। और जो शुक्राणु उत्पादन के लिए जो नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को क्या करता है, यानी कि जब क्या होगा, जब भी अगर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न होंगे तो उनसे क्या प्रतीत होगा कि जो कोई भी लड़का है उसमें क्या हो रहा है, यानी कि यौन अवस्था है वो क्या हो रही है, जो उससे प्रारंभ होकर लक्षणों का क्या करता है, यानी कि यौन अवस्था के जो लक्षण हैं उनको बताता है।
कौन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है। जैसे दाढ़ी मूंछ का आ जाना, उस जो यौनावस्था में क्या होता है, दाढ़ी मूंछों का आना, शरीर पे बाल आने लग जाना, ये सब किसके वजह से होता है, जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न होने लग जाते हैं और जब यौनावस्था प्रारंभ होती है उस समय के लिए क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं वो उत्पादन एवं श्रावण में वृषण की क्या होती है, भूमिका होती है। उसके बाद में जो आपके जो शुक्राणु है, शुक्राणु जो उत्पादन यानी कि उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिकाओं के द्वारा होता है। क्या होता है, यानी कि जो शुक्राणु उत्पादित होंगे तो इनका यानी कि शुक्राणु यहाँ उत्पादित हो गए तो जो शुक्राणुओं का जो उत्पादन उसके बाद में क्या होगा, जो मोचन यानी कि जो शुक्रवाहियों के द्वारा वो क्या है, चले जाएंगे कहाँ, बाहर। यानी कि लिख सकते हैं हम शुक्राणु उत्पादन, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में क्या करता है, यौनावस्था के लक्षणों का भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। यानी कि शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त जो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, लड़कों में जो यौवनावस्था होती है उनके लक्षणों का क्या करता है, उनके लक्षणों को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो उत्पादित जो शुक्राणु है, उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिनी शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। यानी कि जो शुक्राणु होते हैं उनका जो मोचन होता है वो किसके द्वारा होता है, शुक्रवाहिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, शुक्रवाहिकाओं के द्वारा होता है। और जो शुक्रवाहिका है इसका और जो मूत्राशय का है ये यहाँ पे क्या है, मिली हुई है। क्या है ये नली आपस में क्या है, जुड़कर एक क्या करती है, संयुक्त नली बना रही है। यहाँ पे इधर तो ये शुक्रवाहिनी की नली आ रही है और इधर ये है जो मूत्राशय इसकी क्या आ रही है, नली आ रही है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, संयुक्त रूप से नली बनाती है। क्या करती है, संयुक्त रूप से नली बनाती है। और यहीं से क्या करती है, प्रोटेस्ट और शुक्राशय में जो अपने स्राव को क्या करती है, शुक्रवाहिकाओं में डालती है। यानी कि इधर से जो भी शुक्राणु आएंगे वो भी इसी के माध्यम से जाएंगे और जो मूत्राशय से जो मूत्र जाएगा यानी कि यूरिन जाएगा वो भी इसी नलिका से बाहर जाएगा। तो ये था जो आपके नर जनन अंग यानी कि नर जनन तंत्र के बारे में। ये था आपके नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र में क्या है, जो पहले तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में। वृषण कहाँ है, वृषण कोश में। वृषण कोश यहाँ स्थित क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है हमारी बॉडी से। यानी कि हमारी बॉडी से जो टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा कम होता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। अगर शुक्राणुओं को ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो क्या होता है, मूत्राशय और जो शुक्रवाहिनियाँ हैं यहाँ पे क्या हुई है, मिली हुई है। क्या है, यहाँ पे मिली हुई है। तो ये था किसके बारे में, नर जनन तंत्र के बारे में। ये क्या था, नर जनन तंत्र के बारे में। जो इसमें नर जनन तंत्र में जो किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कौन करते हैं, नर जनन तंत्र करता है। और उसमें भी कौन, जो वृषण के अंदर, यानी कि वृषण क्या करते हैं,
अब हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। ये था नर जनन तंत्र, अब हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। अब हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। पहले हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र, अब हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। जो मादा जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र, कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का क्या करती है, निर्माण कहाँ करती है, अंडाशय में होता है। कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। और वे कुछ और क्या करती हैं, वे कुछ हार्मोन्स का निर्माण करती है, कुछ हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, जो मादा जनन तंत्र है उसमें क्या होता है, कोशिकाएं अथवा अंड जो कोशिकाएं, यानी कि ये क्या करती है, ये अंड कोशिका का क्या करती है, निर्माण कहाँ करती है, अंडाशय में करती है। यानी कि मादा जनन तंत्र जो होता है उसमें कोशिकाओं अथवा अंड कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। अंडाशयों का निर्माण कहाँ होता है, इस अंडाशय में होता है। कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। उसके बाद में ये क्या करती है, हार्मोन्स का निर्माण भी करती हैं। क्या करती हैं, हार्मोन्स का निर्माण भी करती हैं। और जो लड़की का जो जन्म होता है, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों जो क्या होते हैं, अंड होते हैं। क्या होते हैं, अंड होते हैं। जो कैसे होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। जो कैसे होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। यानी कि जब लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में क्या होते हैं, हजारों अंड होते हैं और वो क्या होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। वो क्या होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। जैसे ही यौनावस्था आती है, यौनावस्था में क्या होता है, यौनावस्था में इनमें से जो कुछ अंडे हैं, कुछ अंडे क्या होते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। परिपक्व होने लगते हैं। जब यौन अवस्था आती है तो क्या होता है, अंडे क्या होने लगते हैं, कुछ अंडे धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय, यानी कि दो अंडाशय हैं, दो में से एक जो अंडाशय है वो क्या करती है, प्रत्येक माह अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक जो अंड होता है, एक अंड क्या करती हैं, परिपक्व करती हैं। यह परिपक्व होता है। यानी कि प्रत्येक जो महीना होता है, यानी कि दो में से एक अंडाशय प्रत्येक माह में क्या करती है, एक अंड को क्या करती है, परिपक्व करती है। अब जैसे देखो ये है अंडाशय, ये क्या है, एक अंडाशय इधर है, एक अंडाशय इधर है। इसको कहते हैं फ्लोपिन ट्यूब। इसको क्या कहते हैं, फ्लोपिन ट्यूब कहते हैं। ये है गर्भाशय। ये क्या है, गर्भाशय, जहाँ पर क्या होता है, भ्रूण तैयार होता है। जहाँ पर क्या होता है, भ्रूण, यानी कि जो बेबी बनता है वो यहाँ पर रहता है। तो क्या होता है, जैसे ही शुक्राणु आते हैं
तो शुक्राणु कहाँ जाएंगे, इन फ्लोपियन ट्यूब के पास में जाएंगे। शुक्राणु जैसे ही आएंगे तो कहाँ जाएंगे, फ्लोपियन ट्यूब के पास चले जाएंगे। और फ्लोपियन ट्यूब में एक तो ये फ्लोपियन ट्यूब है, इसके बाद में यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंडाशय है। एक तो अंडाशय यहाँ है, एक तो अंडाशय यहाँ है और एक अंडाशय यहाँ पर है। ये दो अंडाशय होती है किसमें, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में। तो जैसे ही शुक्राणु आएगा तो शुक्राणु और अंडाणु जब तक मिलेंगे नहीं तब तक निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो जैसे ही शुक्राणु आएगा तो वो कहाँ जाएगा, इस माध्यम से जाके कहाँ चला जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब में चला जाएगा। जो शुक्राणु होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि शुक्राणु होता है उसके क्या होता है, ऐसे पूछनुमा संरचना होती है। ऐसे ये पूछनुमा संरचना क्यों होती है, क्योंकि इसको गति करने में क्या होती है, आसानी होती है, यानी कि आगे गति करने में सहायता प्रदान करता है जो ये पूछनुमा संरचना होती है। तो ये क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। और शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ हो रहा है, वृषण में हो रहा है। ये किस में होता था, जो नर जनन तंत्र है उसके अंदर। नर जनन तंत्र से जैसे ही शुक्राणु मादा जनन तंत्र में आएंगे, यानी कि जैसे ही वो फ्लोपियन ट्यूब में आए, फ्लोपियन ट्यूब में जैसे ही वो आते हैं तो या तो इधर भागेंगे या इधर भागेंगे। यानी कि जब निषेचन की जो क्रिया होगी तो उसमें क्या होगा, जो शुक्राणु है वो इस फ्लोपियन ट्यूब में आएंगे और फ्लोपियन ट्यूब में आकर यहाँ तक जाएंगे। और जो इस अंडाशय से जो अंडे का जो निर्माण हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, अंडे होते हैं। तो ये क्या होता है, हर महीने, एक महीने इससे अंडे निकलेंगे, एक महीने इससे अंडे बनेंगे। तो हर महीने एक, यानी कि हर महीने या तो एक बार इससे बनेगा, फिर अगले महीने इससे बनेगा, इससे फिर इससे, इस प्रकार से इनमें क्रिया होती है। यानी कि एक महीना ये बनाते हैं, एक महीना ये वाले बनाते हैं। तो जब ये अंडाशय से अगर अंडा बना, मान लो किसी महीने में इस जो अंडाशय है इससे अंडे का निर्माण हुआ, इसमें अंडे से निर्माण हो, तो जैसे अंडा यहाँ से जाएगा, जैसे ही अंडा यहाँ से जाएगा और जो शुक्राणु आते हैं वो शुक्राणु हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। तो जो सबसे पहले जाके इस अंडाशय से जो शुक्राणु मिलेगा, इस अंडाशय से शुक्राणु जो जाके मिलेगा तो वही क्या हो जाएगी, निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगा, निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और जैसे ही ये अंडा, यानी कि हर जो ये अंडाशय है इसमें से एक ही अंडे का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, यानी कि एक ही अंडा जाएगा यहाँ पे, और जो शुक्राणुओं में से जो सबसे पहले आएगा वो उससे जाकर मिलेगा। और जैसे अंडे का और शुक्राणु का यानी कि जब मिलन होगा तो क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी। क्या हो जाएगी, निषेचन की क्रिया हो जाएगी। और निषेचन की क्रिया होकर ही क्या हो जाएगा, भ्रूण तैयार हो जाएगा, यानी कि जायकोट बन जाएगा। जायकोट बन के वो कहाँ जाएगा, इस गर्भाशय में स्थित रहेगा। कहाँ रहेगा, इस गर्भाशय में स्थित रहेगा। यहीं पे बेबी का क्या होगा, निर्माण होगा। यहीं पे क्या होगा, बेबी का जो निर्माण, जो बच्चे का जो निर्माण, मतलब बच्चा का जो विकास होगा वो कहाँ होगा, इसी में होगा, ये गर्भाशय में ही होगा। जो माँ के पेट में जब बच्चा होता है, यानी कि जो भ्रूण होता है, उसको क्या होता है, माँ के रुधिर से क्या मिलता है, पोषण मिलता है। यानी कि भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, जो माँ होती है उसके रुधिर से क्या होता है, पोषण मिलता है। और जो पोषण जो रुधिर से जिसके माध्यम से मिलता है उस संरचना को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। यानी कि उस जो संरचना को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। यानी कि प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को क्या होता है, भोजन प्राप्त होता है, यानी कि पोषण मिलता है। और जो भ्रूण जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे भ्रूण के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको वो त्यागता भी उसी प्लेसेंटा के माध्यम से है। यानी कि बेबी का पूर्ण विकास जब तक होता है, बेबी जब गर्भाशय में रहता है, पेट में रहता है, तब तक क्या होता है, जो उसका पूरा पोषण का जो कार्य कौन करता है, प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। और 9 महीने बाद में क्या होता है, बेबी का जन्म हो जाता है। तो सबसे पहले जो मुख्य इधर से क्या हुआ था, अंडाशय का निर्माण हुआ था। और जो नर जनन तंत्र से क्या आए थे, शुक्राणु आए थे। और शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, फ्लोपियन ट्यूब में हुआ था। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का क्या हुआ, फ्लोपियन ट्यूब में क्या हुआ, निर्माण हुआ। एक महीने इससे बनते हैं, एक महीने इससे बनते हैं अंडा। जैसे ही अगर मान लो इस महीने इससे बन गए तो अगले महीने इससे बनेंगे। अब जैसे मान लो अगर किसी में मान लो
यहाँ से ये फिलोपियन ट्यूब को अगर क्या जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जैसे बेबी नहीं चाहिए होता है तब क्या करते हैं, इस फिलोपियन ट्यूब होते हैं इसको क्या करते हैं, इसको दबा देते हैं। तो अगर मान लो यहाँ से अंडा बाहर जाएगा ही नहीं, इधर से अंडा बाहर जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा, बेबी का निर्माण होगा ही नहीं, क्योंकि निषेचन की क्रिया ही नहीं होगी, निषेचन की क्रिया ही नहीं होगी। शुक्राणु जाके वापस आ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या कर दिया जाता है, उस टाइम इस फिलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ये कब होता है, जब जैसे गर्भ धारण को रोकना होता हो उस टाइम की ये क्रियाएं। गर्भ धारण को रोकने के समय इसको क्या कर दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये थी जो मादा जनन तंत्र के बारे में कुछ बातें। ये क्या थी, मादा जनन तंत्र के बारे में। अब आता है आपके एक रजोधर्म। क्या होता है, रजोधर्म। रजोधर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि अभी 1 महीने अंडा इससे बनेगा, 1 महीने अंडा इससे बनेगा। जैसे अंडे का निर्माण होगा तो क्या होगा कि जैसे अंडा तो बनेगा, अंडा तो बनेगा, अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो वह अंडा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या होता है, अंडा नष्ट हो जाता है। और जब वो नष्ट हो जाता है तो जब उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। और वो अंडा जो नष्ट होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद में जैसे मान लो जब अगर निषेचन की प्रक्रिया होती है तो अगर जन्म जो स्वास्थ्य हो, अगर मान लो स्वास्थ्य की बातें करें, जैसे जनन का जो स्वास्थ्य होता है उस पर क्या क्या, तो जनन स्वास्थ्य में क्या क्या होता है, एक तो रोग, जैसे क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो जो रोग होते हैं वो एक तो हो सकता है जीवाणु जनित रोग हो सकता है, निषेचन में क्या हो सकता है, जीवाणु जनित रोग हो सकता है एक तो। उसके बाद में जीवाणु जनित में क्या क्या आता है, जैसे मान लो गोनेरिया, क्या आता है, गोनेरिया आता है। उसके बाद में सिफिलिस आता है। ये कैसे हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। उसके बाद में वायरस, यानी कि वायरस संक्रमण कौन से हैं, वायरस संक्रमण। वायरस संक्रमण में आते हैं आपके मस्सा है, उसके बाद में जो HIV एड्स है, HIV एड्स, ये किस में आते हैं, वायरस जनित रोग होते हैं। क्या होते हैं, वायरस जनित रोग होते हैं। मैंने HIV के बारे में बताया था, HIV में क्या हो जाता है, जो WBC होती है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। क्या होती है, WBC नष्ट हो जाती है। अब जो गर्भ धारण को अगर रोकना हो, गर्भ धारण को रोकने के उपाय, अगर गर्भ धारण को रोकने के जो उपाय हैं तो उनमें एक तो होता है यांत्रिक अवरोध। पहला तो कौन सा होता है, यांत्रिक अवरोध के माध्यम से। दूसरा होता है हार्मोन्स का संतुलन जो होता है उसमें परिवर्तन करके, हार्मोन्स संतुलन को क्या करके, परिवर्तित करके। उसके बाद में आती है जो शल्य क्रिया से, उसके बाद में कौन सी आती है, शल्य क्रिया तकनीकी। अब इसमें कौन कौन सी आती है, शल्य क्रिया तकनीकी में आती है, एक तो आता है आपके जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में जो शुक्रवाहिनी है, कौन सी, शुक्रवाहिनी, पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को क्या कर दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाए। पहला तो कौन सा है, पुरुषों में करें तो क्या करते हैं, जो शुक्रवाहिनी होती है उसको क्या कर दिया जाएगा, अवरुद्ध कर दिया जाएगा। और दूसरा क्या है इसी में, उसमें होगा जो स्त्री है, यानी कि जो मादा है, स्त्री की जो फिलोपियन ट्यूब है, मैंने अभी बताया स्त्री की
फिलोपियन, जो फिलोपियन ट्यूब है या नलिका है, फिलोपियन ट्यूब या नलिका को क्या कर दिया जाएगा, को अवरुद्ध कर दिया जाए, को अवरुद्ध कर दिया जाए। यानी कि अगर गर्भधारण को जो रोकने के उपाय हैं वो ये 5, ये क्या है, गर्भधारण को, एक होता है लूप, तीसरा यहाँ लिख देता हूं मैं, तीसरा होता है लूप अथवा जिसे क्या कहते हैं, अथवा कॉपर्टी, जिसे कॉपर्टी। देखो यांत्रिक अवरोध में क्या होगा, यांत्रिक अवरोध में जैसे कॉन्डम वगैरह का यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, जो शीशन के ऊपर क्या किया जाता है, कॉन्डम का अवरोध किया जाता है, यानी कि, और हार्मोन संतुलन को परिवर्तन करके, यानी कि जो होता है हार्मोन्स, इसमें क्या होता है, कुछ टैबलेट होती है, इसमें क्या होता है, कुछ टैबलेट वगैरह होती है, उनसे क्या किया जाता है, हार्मोन्स जो होते हैं अपने अंदर, जो हार्मोन्स बनते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, अनबैलेंसिंग कर दिया जाता है, यानी कि क्या कर दिया जाता है, उनको हार्मोन्स को, संतुलन को क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। उसके बाद में लूप अथवा कॉपर टीका, जो आपके लूप अथवा कॉपर टीका उपयोग करके भी क्या कर दिया जाता है, जो गर्भधारण को क्या किया जाता है, रोकने का उपाय है, क्या, लूप अथवा कॉपर टी। यानी कि लूप अथवा कॉपर टी, यानी कि कॉपर की एक टी होती है, उसको उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, फिलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उसके बाद में शल्य क्रिया होती है, उसके बाद में जो शल्य क्रिया के जो माध्यम से जो होता है वो 2 हैं। एक तो पुरुषों में जो शुक्रवाहिनी को क्या कर दिया जाता है, अवरुद्ध, जैसे मान लो ये क्या है, पुरुष जो जनन तंत्र यानी कि नर जनन तंत्र है, इसमें ये वाली क्या है, शुक्रवाहिनी है, ये क्या है, शुक्रवाहिनी है। यानी कि जो शुक्राणु, जो वृषण में जो शुक्राणु तैयार हो रहे हैं वो किसके माध्यम से जा रहे हैं, शुक्राशय के, ये जो शुक्रवाहिनी है, शुक्र नलिका है, इसके माध्यम से जा रहे हैं। तो अगर इस शुक्र नलिका को ही बंद कर दिया जाए, इसमें अवरोध उत्पन्न कर दिया जाए, यानी कि मान लो मैं इसको यहाँ से क्या कर दूं, बंद कर दूं, तो अगर इससे अगर शुक्राणु जाएंगे ही नहीं, तो शुक्राणु जाएंगे नहीं, तो अगर शुक्राणु अंडाणु से मिलेंगे नहीं तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो एक ये क्या है, जो शल्य क्रिया में क्या करते हैं डॉक्टर, इस जो शुक्र नलिका है यानी कि शुक्रवाहिनी है, इसको क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। 5वां आता है आपके स्त्री की जो फिलोपियन ट्यूब नलिका है, उसमें क्या कर दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है। ये क्या होती है, फिलोपियन ट्यूब होती है, ये क्या होती है, फिलोपियन ट्यूब है। तो अगर इस फिलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निर्माण यहाँ होता है, अंडाणु का निर्माण यहाँ होता है, तो अंडाणु का जब निर्माण यहाँ होता है तो जो निषेचन की क्रिया होती है वो फिलोपियन ट्यूब में होती है, यानी कि यहाँ से क्या जाता है, अंडा जाता है और शुक्राणु आते हैं, और जो निषेचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, फिलोपियन ट्यूब में होती है। अगर इस फिलोपियन ट्यूब को ही बंद कर दिया जाए यहाँ से, यानी कि इसको ही अवरुद्ध कर दिया जाए, तो अंडाणु ना इधर जा पाएगा और शुक्राणु, जो आपके शुक्राणु है वो इनके पास नहीं आ पाएगा, यानी कि ना तो अंडाणु और शुक्राणु का क्या नहीं हो पाएगा, मिलन नहीं हो पाएगा, और निषेचन की क्रिया पूर्ण होगी नहीं, और कुछ टाइम बाद में अंडाणु भी नष्ट हो जाएगा और शुक्राणु भी नष्ट हो जाएंगे। तो इस फिलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है। इस फिलोपियन ट्यूब को बंद कर देने पर भी क्या होता है, गर्भधारण की जो रोकने का क्या है, एक उपाय है। ये किसके अंदर आते हैं, ये शल्य क्रिया के अंदर आते हैं। तो ये जो 5 हैं जो गर्भधारण को रोकने के उपाय। यांत्रिक जो अवरोध आते हैं, यांत्रिकी में तो क्या आता है, जो कॉन्डम वगैरह यूज किए जाते हैं उसमें। दूसरा जो हार्मोन संतुलन यानी कि टैबलेट आती है, जिनसे क्या होता है, हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, उनके माध्यम से क्या होता है, जो इस मतलब रोकने का एक उपाय है हार्मोन संतुलन को परिवर्तन करके। उसके बाद में लूप अथवा कॉपर टी के माध्यम से, यानी कि कॉपर टी लगाई जाती है, जिससे क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं। और शल्य क्रिया के माध्यम से, शल्य क्रिया में 2 होते हैं, एक तो पुरुषों में शुक्रवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाता है और स्त्रियों में क्या कर दिया जाता है, फिलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है। तो ये था आपके जो मानव में लैंगिक जनन की जो क्रिया है, यानी कि मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में था। उसमें मैंने बताया नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र,
और उसके बाद में यानी कि जो इनसे रोग यानी कि ये जो निषेचन में जो रोग की जो संभावना होती है वो कौन कौन सी होती है, वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं, HIV हो सकता है, मस्सा हो सकता है, और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जनित जो रोग है वो कौन कौन से होते हैं, गोनेरिया है, सिफिलिस है, ये हो सकते हैं। उसके बाद में जो गर्भ धारण को रोकने के जो उपाय हैं, 5 उपाय, वो आपको बताएं। और जो ऋजु धर्म की जो अवधि होती है वो मैंने बताई 2 से 8 दिन होती है। ऋजु धर्म की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 2 से 8 दिन होती है। वो किस कारण से होती है, वो हर महीने एक मतलब अंडाशय से अंडे का निर्माण होना, और अगर वह अंडे अगर निषेचन की क्रिया नहीं करते हैं तो अंडा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और वो जो अंडा नष्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, ऋजोधर्म कहते हैं। ये 2 से 8 दिन की प्रक्रिया होती है। तो ये था आपके मानव में जो लैंगिक जनन है उसके बारे में। दोस्तों चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।